गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय 6 जिसमें इसका अंतिम भाग अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 5वां भाग है ना। इसके पहले हम लोगों ने जितने भी सत्याग्रह के बारे में पढ़ा, आंदोलन के बारे में पढ़ा, और उसी में आप देखते हैं छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से जंगल सत्याग्रह आरंभ हुआ था। अब हम लोग इसमें देखेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के तहत छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ हुआ। असहयोग आंदोलन, चौरा चौरी हत्याकांड, जलिया, और उसमें देखेंगे इसमें जो खिलाफत आंदोलन हुआ था। उसके बाद छत्तीसगढ़ में एक फिर से नया सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, जो था जंगलों को बचाने के लिए यहाँ पर सत्याग्रह किया गया। सत्याग्रह से जंगल सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह इसमें कार्यक्रम में सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान था, और यह आंदोलन सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला प्रभावशाली आंदोलन रहा। और इसकी विशेषता यह थी कि इसमें शहरी लोग की अपेक्षा ग्रामीण एवं आदिवासी ने विशेष साहस का प्रदर्शन किया था इसमें, इस सत्याग्रह में। और ब्रिटिश शासन ने जंगल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, जबकि वनवासियों का जंगल में पुश्तैनी अधिकार था। और इसी के कारण से यहाँ पर देखेंगे दुर्ग जिले में यहाँ पर मोहबना जो जंगल सत्याग्रह शांतिपूर्ण एक सफल रहा। इसमें पौंडी गांव के जंगल सत्याग्रह ने जन समुदाय को भी प्रभावित किया था। और रुद्र नवागांव धमतरी जिले में जंगल सत्याग्रह इतना उग्र था कि यहाँ पर संपूर्ण धमतरी तहसील उसके प्रभाव में आ गया था। महासमुंद जिले में तमोरा गांव था। तमोरा गांव में एक महिला जो दयावती नाम की थी, उसके नेतृत्व के आधार पर धारा 144 तोड़कर जंगल कानून भंग किया था। और पकरिया गांव में जो पकरिया जंगल सत्याग्रह में 2000 ग्रामीणों ने इसमें 4000 पशुओं के साथ जंगल कानून तोड़ा था। इसके मध्य 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल 1930 तक का राष्ट्रीय सप्ताह मनाने की योजना बनाई थी, जिसका स्वरूप था इसमें झंडा दिवस, बहिष्कार दिवस और राजबंदी। ये जो 3 आयोजन किया गया था, 3 योजनाएं बनाई गई थी, जिसमें देखो कि झंडा दिवस में और बहिष्कार दिवस और राजबंदी जो दिवस मनाया जाता था वो 13 अप्रैल से 1930 के बाद इसको प्रारंभ किया गया था। इसमें 8 जनवरी 1932 में यहाँ पर पंडित रविशंकर शुक्ल की अध्यक्षता में यह द्वितीय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम तय हुआ था। अब जो संपूर्ण छत्तीसगढ़ को प्रभावी ढंग से संचालित किया गया हुआ था इसमें, और इस अंचल में जगह जगह जिसमें सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया गया था। इसके बाद 1937 में देश भर में विधानमंडलों के लिए चुनाव हुए थे, और इस चुनाव के बाद में अधिकांश प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस सरकार ने जनता की भलाई के लिए कई काम किए, किंतु 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के भाग लेने के निर्णय अंग्रेज शासकों द्वारा लिए जाने के कारण इन सरकारों ने इस्तीफा दिया था। कांग्रेस सरकार के नेता ने एक बार फिर से गांधी जी से देशव्यापी आंदोलन छेड़ने के लिए अनुरोध किया था। इस मध्य संपूर्ण भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के निरंतर होती रही, और यहाँ पर राष्ट्रीय नेता भूमिगत होकर कार्य संचालित करने लगे थे। इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से युवकों का संगठन स्थापित किया था और किया गया। इसमें कालांतर में इसमें त्वरित कार्यवाही तथा यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था।
इसमें सुभाष चंद्र बोस ने एक संगठन बनाया था युवकों का, जो देश के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लड़ेंगे करके, तो उसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीयों के संघर्ष में शामिल होने का आह्वान करते हुए, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और छत्तीसगढ़ के सभी युवकों ने यहाँ पर असेंबली, जो कि असेंबली में बम कांड जैसे साहसिक कार्य करने का संकल्प लिया था। उन्होंने रायपुर नगर के साथ यहाँ पर इनके साथ मिलकर बम रिवाइवल बनाना सीख लिया और इससे परसराम सोनी, सुधीर मुखर्जी, मंगल मिस्त्री, सूरबंधु आदि अनेक लोग शामिल हुए थे। जो प्रमुख नेता थे, इन लोग यहाँ पर शामिल हुए थे इस काम को अंजाम देने के लिए। किंतु इसमें क्रांतिकारियों ने उनके ही अपने मित्र जो मुखबिरी के कारण से यहाँ पर पकड़े गए थे। इतिहास में यह रायपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। इसमें 15 अभियुक्त तथा 71 गवाह थे, जो रायपुर षड्यंत्र के क्रांतिकारियों को कठोर सजा दी गई थी। इसमें जो बारूद और बनाना सीखने के लिए एक संगठन बनाया था, वो उन्हीं की मुखबिरी, मतलब वो अपने ही मुंह से दूसरे के सामने अपनी बातों को रख दिए थे, जिसके कारण से वे सारे लोग पकड़ा गए थे। और रायपुर में जो ये कार्यक्रम चल रहा था, ये पूरी तरह से बंद हो गया। और इसी को हम इसमें जो रायपुर में षड्यंत्र केस के नाम से इसको जाना जाता है। मुंबई में विशेष अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 में यहाँ पर अंग्रेजों ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था और ब्रिटिश सरकार ने यह हर समय कठोरता और बर्बरता से आंदोलन को दबाने का प्रयास किया था। अतः गांधी जी ने पूरे देश में आह्वान किया, करो या मरो। यहाँ पर देखेंगे अंग्रेजों के जो अत्याचार थे वो बहुत अधिक हो गए थे, जिसके कारण से जितने भी आंदोलन हो रहे थे उसको अंग्रेज सरकार कुचलने का प्रयास कर रही थी, उन्हें असफल करने का प्रयास कर रही थी। उसी समय गांधी जी ने एक आह्वान किया पूरे देश में कि या तो करो या फिर मरो का नारा लगाया। सार्वजनिक स्थलों पर ही तिरंगा फहराया गया था, सत्याग्रहियों को गिरफ्तार किया गया था, गिरफ्तारी दी। और यहाँ पर वास्तव में यह सबसे व्यापक स्तर पर यहाँ पर अहिंसात्मक जन आंदोलन शुरू किया गया करने की स्वीकृति दी गई थी, जिसका लक्ष्य स्पष्ट था। यह दिखाई दे रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यहाँ पर भारतीयों को अब अंग्रेज सरकार का कोई भी भय नहीं था। जेल से रिहा होने वाले नेता की अगवाई के लिए वह भारी भीड़ जमा होने लगी। युद्ध के दौरान यहाँ पर अंग्रेज सरकार ने कुछ मामूली सी संवैधानिक सुधारों की सिफारिश की थी और किंतु भारतीय नेताओं ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसमें वायसराय ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं से चर्चा की। मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे कि वे कार्यकारी परिषद में मुस्लिम प्रतिनिधि की नियुक्ति को पूर्ण अधिकार मुस्लिम लीग से मिले। यह कांग्रेस को मान्य नहीं था और मार्च 1946 में यहाँ पर अंग्रेज सरकार ने स्वतंत्रता की मांग स्वीकार कर ली थी और कांग्रेस और मुसलमान लीग के माध्यम से यह समझौता वार्ता अवश्य माना गया था। इधर फरवरी 1946 में यहाँ पर प्रांतीय परिषदों के चुनाव के कारण से कांग्रेस में बहुमत को सफलता मिली थी और इसीलिए 1946 में अंतरिम सरकार का संगठन किया गया था, जिसमें संगठन करने की स्वीकृति मिली, जिसका नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और इसके विरोध में मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस मनाया और इससे हिंदू और मुसलमानों दोनों को ही प्रभावित हुए थे। पुनः वार्ता की गई और निर्णय हुआ कि इसमें अंग्रेज जून 1948 तक भारत से बाहर चले जाएंगे। और इस संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत नए वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, जो उस समय के संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा जो यहाँ के जो वायसराय थे, लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा गया था, जो इस समय के नए वायसराय बने थे।
इंग्लैंड की संसद ने में एक कानून पारित किया गया था जिसे 1947 में भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कहते हैं। अंग्रेज और मुसलमानी लिंग के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए भरसक प्रयास किया था। अतः देश में हो रहे दंगे फसाद एवं अंतिम सरकार के मतभेदों में तनाव के कारण से देश का विभाजन अनिवार्य हो गया था और भारत में और पाकिस्तान के बीच में सीमा खींचने के लिए विभाजन परिषद एवं सीमा आयोग ने अपना कार्य शुरू कर दिया था। 1947 में सभी राजनीतिक दलों ने पाकिस्तान को अलग राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया और दोनों देशों की सीमाएं निर्धारित की गई थी। ब्रिटिश की संसद द्वारा इसमें पारित भारतीय स्वाधीनता अधिनियम के अंतर्गत भारत तथा पाकिस्तान दो स्वतंत्र देश में बढ़ गया और 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ और 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ। इस प्रकार से हमारे भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन चला, इसमें कई शहीदों ने अपना बलिदान दिया और कई क्रांतिकारी नेता जेल गए। किसानों पर भी बहुत अधिक अत्याचार किया गया था। इसके मतलब इन लोगों के अथक प्रयास से भारत को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई और अंग्रेज यहाँ से चले गए और हमारा भारत देश स्वतंत्र हो गया। तो ये था आपका राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें आप लोगों ने इसमें सत्याग्रह के बारे में, आंदोलनों के बारे में अध्ययन किया कि हमारे भारत देश को आज़ाद कराने में लोगों का कितना बलिदान था और कितना सहयोग था, तब जाकर आज हमें आज़ादी मिली है। तो बच्चों, ये वाला पाठ आज आपका समाप्त होता है और आप लोग इस पाठ को बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे क्योंकि इसमें 5 भाग में बटा हुआ है। पाठ बहुत बड़ा है और आप लोग जब तक इसका अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो सभी से यही है कि आप लोग इस पाठ का अच्छे से अध्ययन करिए। असाइनमेंट मिला हुआ है आप लोगों को, जिसमें आपको पुस्तक को पढ़ना है, पुस्तक को ही अच्छे से अध्ययन करके पुस्तक से ही बनाना है। इसमें कॉपी से जो प्रश्न दिए गए हैं वो प्रश्न नहीं है, कॉपी में जो लिखा हुआ है। आपको पुस्तक पढ़ोगे तभी आपको असाइनमेंट बनाने में सुविधा होगी। तो सारे बच्चे असाइनमेंट बनाते समय पुस्तक जरूर पढ़ेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए और चित्र भी अवश्य बनाओगे उसमें, ताकि आपको असाइनमेंट में अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके। ठीक है, थैंक यू।